हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछली प्रेजेंटेशन जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें वेटनरी मेडिसिन की बेसिक्स के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके की बीमारियां बेसिक बीमारियां होती हैं और उनको सही करने के लिए हम किस तरह की दवाइयां यूज़ करते हैं। दवाइयों का जानना, उनका फर्स्ट एड का जानना फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना जो फार्मिंग है उसे प्रॉफिटेबल उसमें लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल मिसमैनेजमेंट की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हमारे यहाँ बीमार पड़ते रहते हैं और अच्छा खासा जो पैसा होता है वो वेटनरी की जो दवाइयाँ होती हैं इलाज करने के लिए उनमें खर्च होता है। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 15 तरह की कैटेगरी हैं जिनमें ये मेडिसिन को क्लासीफाई किया जा सकता है उनके यूजेज के आधार पे। इस वीडियो में मैं उन सब 15 तरीके की मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा, उन कैटेगरीज़ के बारे में बताऊंगा बेसिकली, और उनमें जो एग्जांपल हैं जो पॉपुलर हैं, आप रोज़मर्रा के अपने फार्म ऑपरेशंस में यूज़ भी करते हैं, या जो आपके यहाँ टेक्नीशियंस आते हैं, वेटनरी टेक्नीशियन या वेटनरी डॉक्टर, उन्हें उन दवाइयों को यूज़ करते हैं, तो उसकी भी एक बेसिक जानकारी मैं इस वीडियो में दूँगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। दो तरीके की मेडिसिन्स होती हैं वेटनरी मेडिसिन सिस्टम में, मतलब जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसको अगर हम देखें, एक तो होती हैं थेरेप्यूटिक ड्रग्स, बीमारियां ठीक करने वाली दवाइयां, एक होती हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। जो थेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं उनका मतलब ये होता है कि जब बीमारी हो जाती है एनिमल को, जब हमें वो बाहर से बीमार नज़र आता है, तो उस कंडीशन में उसकी या तो जान बचाने के लिए या उसकी तबीयत ठीक करने के लिए हम इन दवाइयों को देते हैं। बेसिकली ये इन्फेक्शन जब होते हैं एनिमल्स को, जब दी जाती हैं ये वाली दवाइयाँ। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या होते हैं कि एनिमल वैसे हेल्दी रहता है, लेकिन उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहते हैं। इसमें बेसिकली वाइटामिन्स वगैरह और मिनरल्स या फिर और कुछ जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सब इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में आते हैं। तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन थेरेप्यूटिक ड्रग्स जो यूज़ होती हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो आप उसे दाना या चारा खिलाते हैं वो उसके प्रोडक्शन का हिस्सा बनता है। मतलब अगर वो दूध दे रहा है तो वो दूध का हिस्सा बन जाएगा, या फिर अगर वो मीट के लिए आप उसे पाल रहे हैं तो वो मीट का हिस्सा बनेगा। तो ये जो न्यूट्रिशनल ड्रेनेज होता है ये हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में ज़्यादा होता है। लेकिन इसी वजह से इन एनिमल्स में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपरली काम करने के लिए। जब हम इम्यून बूस्टिंग कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं तो उसके साथ हाई न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में कभी कभी इम्यून हम देखते हैं कि वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम को भी दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन्स की। तो अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं देंगे एनिमल को, तो मेडिसिन भी, अगर वो बीमार है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा है तो मेडिसिन भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती। आपने सुना भी होगा कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो दवाई देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली दवाइयाँ क्या करती हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसे सपोर्ट करती हैं। हमारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर की बीमारियों से लड़ता हमारा इम्यून सिस्टम ही है, इम्यून सिस्टम ही उसे करेक्ट करता है। अगर हम बाहर से दवाई देते रहेंगे और इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कभी भी बीमारी ठीक नहीं होती है। सिम्टम्स हो सकता है ठीक हो जाएं, बुखार है, बुखार उतर जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर चढ़ जाएगा अगर उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे ही जैसे ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, जैसे चिकन में चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया होता है, या आपका थिलेरियोसिस होता है इसमें, बोवाइंस में, कैटल में, या फिर ह्यूमन में एड्स होता है। तो इसमें बेसिकली सब में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इस वजह से ही कहा जाता है कि इनमें फिर कोई दवाई, कोई एंटीबायोटिक कुछ वर्क नहीं करता है। तो जब थेरेपी की जाती है दवाइयों से तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स देना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाते हैं। तो इसी वजह से 2 क्लासेस होती हैं, एक थेरेप्टिक्स और एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स।
तो प्रीवियस वाला जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि 15 क्लासेस होती हैं ड्रग्स की, कैटेगराइजेशन होता है बेसिकली वेटनरी ट्रीटमेंट में, उसी में सारे के सारे मेडिसिन हमारी आती हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन है कैसा। इस क्लासिफिकेशन में क्या है कि कई सारे सॉल्ट होते हैं जिनका एक ही फंक्शन होता है, लेकिन हो सकता है उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो। जैसे कोई भी क्लास है उसका काम ये है कि वो बैक्टीरिया को किल करेगा, तो उसमें कई सारे सॉल्ट होंगे, वो बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया को किल करेंगे। कोई नैरो स्पेक्ट्रम होगा, कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन काम उन सब का एक ही होगा। तो जैसे हम एंटीबायोटिक का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो एंटीबायोटिक एक ब्रॉड कैटेगरी है और उसके अंदर कई सारे तरीके के सॉल्ट के क्लासेस आते हैं, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, सेफेलोस्पोरिन्स हैं। अब फ्लोरोक्विनोलोन के अंदर भी कई तरीके के साल्ट आते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन अपने आप में एक क्लास है, इसके अंदर सॉल्ट हैं, जैसे एनरोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मार्बोफ्लॉक्सासिन है, और हर एक सॉल्ट के कई सारे ब्रांड्स होते हैं। तो इसी यही वजह होती है कि आपको मार्केट में कई तरीके की दवाइयाँ दिखती हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। आपको लगता है कि बहुत सारी तरीके की दवाइयाँ हैं, लेकिन वो काम बहुत नैरो करती हैं। मतलब इन सब का काम बैक्टीरिया को किल करना ही होगा। कितने भी तरीके के बैक्टीरिया होंगे, इनके अलावा कोई दवाई नहीं इस्तेमाल होगी उसके लिए। तो हम यहाँ पे वो क्लासेस डिस्कस करेंगे और उनमें इस्तेमाल होने वाले जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप जानते भी हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन जो यहाँ किया गया है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके समझने के लिए है, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से किया गया है। फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में या मेडिसिन में जो क्लासिफिकेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कई सारी चीज़ें उसके अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिकल आउटलुक के लिए इस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे किया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे चार स्टेप्स हैं। एक क्लास ऑफ ड्रग है, बेसिक जो बड़ी कैटेगरी है, उसमें क्लास ऑफ सॉल्ट हैं, कई तरीके के सॉल्ट आते हैं। मतलब ये जो क्लास ऑफ ड्रग है ये एक तरीके की बीमारी के लिए होगा, मतलब इसके अंदर जो भी कुछ आएगा वो उसी बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर आती है क्लास ऑफ सॉल्ट्स, कई तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, मतलब उनकी सॉल्ट्स की क्लासेस होती हैं, उनके अंदर फिर केमिकली अलग अलग तरीके के सॉल्ट आते हैं और एक सॉल्ट के कई सारे ब्रांड होते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक का क्लास, सॉल्ट का क्लास क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन। इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कई सारे सॉल्ट्स आते हैं। इसी तरीके से सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स में जैसे मार्बोफ्लॉक्सासिन है, एनरोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ऐसे कई आ जाते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन के 2 ब्रांड हैं, फोर्टिविर और फ्लॉक्सिडिन। तो फ्लॉक्सिडिन या फोर्टिविर बेसिकली एंटीबायोटिक है जिसके अंदर फ्लोरोक्विनोलोन है। फ्लोरोक्विनोलोन कौन सा वाला है, एनरोफ्लॉक्सासिन है, और फोर्टिविर जस्ट एक ब्रांड है। फ्लॉक्सिडिन में भी एनरोफ्लॉक्सासिन है और फोर्टिविर में भी एनरोफ्लॉक्सासिन है। आप चाहे फोर्टिविर यूज़ करें, फ्लॉक्सिडिन यूज़ करें, लेकिन ये देखना होता है कि अच्छी कंपनी का हो, एक्टिविटी सॉल्ट की अच्छी हो, तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मान लीजिए कोई और कंपनी भी है, वो भी ये बेच रही है, हो सकता है वो सस्ता हो लेकिन उसकी एक्टिविटी कम होगी, वो आपको 2 ml यूज़ करना पड़ेगा, ये 1 ml में ही काम चल जाएगा। तो ये देखना पड़ता है कि अच्छी दवाई यूज़ की जाए। इसी तरीके से सिफेलोस्पोरिन आते हैं। सिफेलोस्पोरिन्स क्या है, एंटीबायोटिक की क्लास है। उसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट आते हैं, सिफेक्साइम आता है, सेफ्ट्रिएक्सोन आता है, सेफ्टियोफर आता है, इस तरीके से कई सारे सॉल्ट आ जाते हैं। इसके ब्रांड्स क्या हैं, जैसे इंटासेफ है या फिर मोनोसेफ है। अब आपको ये कैटेगराइजेशन समझ में आ गया होगा कि दवाइयों का कैटेगराइजेशन होता कैसे। तो हर एक को तो मैंने ऐसे करके नहीं समझाया आगे, लेकिन बेसिक आपको बता दिया है। तो हम ये बेसिकली ये प्रेजेंटेशन इस कैटेगरी को देखने के लिए है कि ये कैटेगरी क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। 5 पैथोजेंस होते हैं, 5 तरीके के पैथोजेंस होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और हेलमिंथ्स होते हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक क्या है, वो क्लास है ड्रग्स का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं। जैसे आपके का बफलोज के अंदर पास्चुरेला होता है या फिर ब्रुसेला है या और भी कोई मिक्स्ड इन्फेक्शंस होते हैं, साल्मोनेला है। तो कई तरीके के इन्फेक्शन एनिमल्स में होते हैं। अच्छा, ये जो दवाइयाँ हैं ये
इनका जो यूजेज है एक जैसा है, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, भेड़ हो या बकरी हो, लेकिन उसकी डोज डिफ़र करती है उसके बॉडी वेट के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। प्रैक्टिकली वेटनरी मेडिसिन में 5 या 6 तरीके की एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, मतलब 5 या 6 तरीके के सॉल्ट्स हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं। और इनके जो मेन एग्जांपल हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, फोर्टिवीर है जिसमें एनरोफ्लॉक्सासिन है, ये यूज़ होता है। इंटासेफ है, इसके अंदर सेफ्ट्रिएक्सोन होता है। इंटासेफ का ही एक दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है वो मोनोसेफ है, जो कि ह्यूमन में यूज़ होता है, लेकिन उसे एनिमल्स में भी यूज़ किया जाता है। एक आता है डाइक्रिस्टिसिन, जिसे DCR कहते हैं। ये बहुत पुरानी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन है ये, और ये भी काफ़ी मतलब यूज़ होता है। और हालांकि अब ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा है, लेकिन जब भी आप कोई अगर नया इन्फेक्शन हो, एक्यूट इन्फेक्शन हो, और आप DCR को प्रॉपर डोज में यूज़ करते हैं तो 50% केसेस में ये अच्छे रिजल्ट देता है। मेस्टाइटिस वगैरह में अगर मेस्टाइटिस कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आप पेंडिस्ट्रीन आती है, पेंडिस्ट्रीन को आप उसकी मेमोरी ग्लैंड में यूज़ करें और DCR का आप इंजेक्शन दें तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मेस्टाइटिस का केस भी। तो ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है एंटीबायोटिक्स के उसमें। इसी तरीके की कई सारे जो हैं वो ब्रांड्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो ये एंटीबायोटिक की कैटेगरी होगी बेसिक। दूसरी क्लास क्या होती है? क्लास या कैटेगरी में यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक ही चीज़ है। अगर मैं कैटेगरी कहूँ तो उसका मतलब ये क्लास ही है। तो दूसरी क्लास कौन सी होती है? एंटी प्रोटोजोअल। ये भी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं छोटे, वो आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसी तरीके से प्रोटोजोआ को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से। इस वजह से एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो प्रोटोजोआ के ऊपर ज़्यादातर काम नहीं करती हैं। टेट्रासाइक्लिन वगैरह को कभी कभी प्रोटोजोअल डिजीज़ में दिया जाता है, बाकी और कोई एंटीबायोटिक को हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर यूज़ कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो ये सस्पेक्ट कर रहा है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है एनिमल के अंदर, या उसे रोकने के लिए। तो प्रोटोजोअल डिजीज़ कैसे होते हैं? जैसे ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे सर्रा भी कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा से होती है। थिलेरियोसिस, थिलेरिया होता है। बिबेसियोसिस, बिबेसिया से होती है। कॉक्सीडियोसिस, आइमेरिया से होती है। तो ये कई तरीके की बीमारियां हैं। और जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, जैसे ये कैटल है, एक्जोटिक कैटल जैसे HF है या उसकी क्रॉस ब्रीड्स हैं, इनमें तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है प्रोटोजोअल डिजीज़ की। या आपका ऐसा फीवर है जो टूट नहीं रहा है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन जिसे कहते हैं, तो उसे में ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ये बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हुई हो। इसके एंटी प्रोटोजोअल जो ब्रांड्स आते हैं, जैसे ब्यूटेलेक्स होता है, इसमें बुपारवाकोन है, ये थिलेरियोसिस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। या बेट्रेनिल या बेरेनिल अलग ब्रांड है, बेट्रेनिल अलग ब्रांड है। तो इसमें डायमीनाजिन एसोचुरेट होता है, ये ट्रिपैनोसोमियासिस में यूज़ किया जाता है, या बेबेसियोसिस में, थिलेरिया में भी इसे यूज़ करते हैं। तो ये एंटी प्रोटोजोअल की क्लास हो गई। तो ये दूसरी क्लास हो गई। अब तीसरा क्या आता है? तीसरे आते हैं एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक का मतलब है पेट के कीड़े मारने की दवाइयाँ। तो हेलमिंथ्स जो हैं या इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक नेमाटोड होते हैं, एक सिस्टोड्स होते हैं, एक ट्रिमेटोड्स होते हैं, जिन्हें फ्लूक्स भी कहते हैं। तो कोई भी फार्मिंग ऑपरेशन, चाहे किसी भी तरीके की आप फार्मिंग कर रहे हो, कितनी भी हाइजीन से आप कर लें, लेकिन कभी भी आप इन जो ये पैरासाइट्स होते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, इनसे कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इस वजह से ये जो एंथेलमेंटिक होते हैं, इनसे आपको रेगुलर एनिमल्स की डिवर्मिंग करनी पड़ती है। साल में 3 या 4 बार आपको रेगुलर, बिना ये देखे लोग देते हैं जो दवाइयाँ होती हैं एंथेलमेंटिक्स, पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स को मारने के लिए, वो रेगुलर देते रहते हैं, लेकिन ये चेक नहीं करते हैं कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तरीका ये होता है कि आप गोबर को टेस्ट कीजिए उसके अंदर, या गोबर को टेस्ट करवाइए, उसके अंदर पैरासाइट्स के अंडों को देखिए, और जब आप दवाई दे दें तो उसके बाद फिर दोबारा गोबर चेक होता है, तो उससे पता चलता है कि दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो 3 तरीके के एंथेलमेंटिक्स होते हैं, एंटी निमाटोड, एंटी सिस्टोड और एंटी ट्रिमाटोड। इन्हें एंडोपैरासिटिसाइड्स भी कहते हैं और या डिवर्मर भी कहते हैं। तो कई तरीके की इसमें भी क्लासेस हैं। ये सॉल्ट की क्लासेस हैं बेसिकली, बेंजीमिडाजोल जिसमें अल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल,
या इमिडोथायाजोल्स आते हैं, आइसोक्विनोलोइंस आते हैं, साइलेनाइड्स हैं या टेट्रोहाइड्रोपायरामिडीन्स हैं। ये सब एंथलमेंटिक की बेसिकली सॉल्ट की क्लासेस हैं। इसी के अंदर सारी की सारी दवाइयाँ आती हैं। जैसे आपका ब्रांड्स हैं, एल्बोमार बहुत मशहूर है, ये काफ्स में दिया जाता है पेट के कीड़े मारने के लिए, जिसमें एल्बेंडाजोल होती है। एल्बेंडाजोल बेसिकली सिर्फ एंटी निमाटोड कंसीडर की जाती है इसकी, लेकिन थोड़ी एक्टिविटी इसकी एंटी सिस्टोर और एंटी ट्रिमाटोड भी है। इसी तरीके से पेनाक्योर है, फेनमेंडाजोल होती है उसमें, निल्जान आता है एक, और जिसमें लिवामिसोल वगैरह होते हैं, या फिर और भी दवाइयाँ हैं, मुझे ब्रांड के साथ अभी वो नहीं याद, लेकिन और किसी प्रेजेंटेशन में मैं या वीडियो में मैं डिवर्मर्स के लिए अलग से आपको बताऊंगा। तो ये जस्ट आप थर्ड क्लास को जान सकते हैं, एंथलमेंटिक की क्लास होती है। अब फोर्थ क्लास आती है, इसमें आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी नसाइड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है ना, या कोई भी हलचल मचती है किसी भी तरीके की, तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लेमेशन के रूप में होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बुखार आना, सूजना, लाल हो जाना। तो ये सारे के सारे साइंस क्या होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो फीवर होता है और अजीब सी बेचैनी होने लगती है एनिमल्स के अंदर, और उसका प्रोडक्शन घट जाता है, वज़न गिरने लगता है अगर वो क्रॉनिक है तो और ये इसमें मैटर नहीं करता है कि इन्फेक्शन किसका है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। किसी का भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो सेम होता है। मतलब बुखार सब में सेम ही आएगा, और बुखार जो तोड़ा जाता है उसके लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है वो एक ही दवाई मतलब इस्तेमाल होगी। तो एग्जाम्पल क्या है नसाइड्स के, जैसे मेलोनेक्स है, इसके अंदर क्या होता है, मेलोक्सिकैम सॉल्ट की क्लास है, बेसिकली सॉल्ट है। और लॉक होता है, लॉक आता है एक ब्रांड है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होते हैं, या तो जस्ट एक उसके लिए लिखा है यहाँ पर, जिसमें पायरोक्सिकैम होता है। पायरोक्सिकैम, मेलोक्सिकैम ये भाई भाई हैं। अब पायरोक्सिकैम के अलग अलग ब्रांड्स होंगे, जैसे लॉक है, इसी तरीके से मेलोक्सिकैम के अलग अलग ब्रांड्स हैं, मेलोनेक्स है। और ऐसे ही नीमोवेट है, इसमें नीमोस्लाइड होती है। नीमोस्लाइड एक अलग क्लास हो गई है सॉल्ट की। तो ये सब बेसिकली हैं क्या, ये सारे के सारे नसाइड्स हैं, और ये सब बुखार को या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। फिफ्थ क्लास होती है ट्रैंक्विलाइज़र या सेडेटिव्स की। ये जो ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली एनिमल की कॉन्शियसनेस या उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं, उसके अंदर कामनेस प्रोड्यूस करने के लिए। कई बार क्या होता है, एनिमल बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी वजह से, उन्हें पेन हो रहा होता है या उन्हें चोट लगी होती है, या किसी नए एनवायरनमेंट में आप उन्हें ला के इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी नए हर्ड में, बाहर से नया एनिमल लाए, आपने हर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो सोशली उनके साथ मिल नहीं पाता है, तो कई वजह से एनिमल एग्रेसिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में एनिमल को सिडेट करते हैं, उसको थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, कामनेस लेके आने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। या फिर एनिमल जब कोई ट्रोमेटिक रीज़न होता है, मतलब उसके कोई चोट लग गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में जब वेटनेरियन कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में भी ट्रैंक्विलाइजर्स या सिडेटिव्स को यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग्स जो होती हैं ट्रैंक्विलाइज़र या सेडेटिव्स, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, और प्रेफरेबली ये है कि इसे जो वेट है आपका वो ही यूज़ करे, क्वालिफाइड वेट ही यूज़ करे, क्योंकि इनकी थोड़ी सी भी ओवरडोज क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और आपके एनिमल को ये किल भी कर सकती है। सिक्स्थ क्लास होती है आपकी एनेस्थेटिक्स की। एनेस्थेटिक्स भी सिडेटिव की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका जो एक्टिविटी होती है वो सिडेटिव या ट्रैंक्विलाइज़र से बहुत ज़्यादा होती है, और ये एनिमल को सिर्फ काम या सिडेट नहीं करते हैं, ये पूरी तरीके से उसे बेहोश कर देते हैं, और उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस बाकी नहीं रहती है, ना ही उसे पेन का या किसी चीज़ का एहसास होता है, कोई फीलिंग ही नहीं रहती है। तो ये दवाइयाँ जो हैं ये फार्मर्स को इनकी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे इनका कोई ब्रांड या वो सब भी बताया नहीं गया है। फिर आती हैं एंटी हिस्टामिनिक, ये 7th क्लास है ड्रग्स की। अभी तक हम 6 क्लासेस देख चुके हैं, 7वीं क्या है, एंटी हिस्टामिनिक्स। एंटी हिस्टामिनिक्स क्या है, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी के अंदर उनमें यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने इन्फ्लेमेशन बताया था ना, इसी तरीके से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी होती हैं जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है। जैसे मान लीजिए सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा या मधुमक्खी ने काटा, तो हिस्टामिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये हिस्टामिन्स क्या होते हैं, ये हाइपर इम्यून रिएक्शंस होती हैं।
तो इसकी वजह से भी बॉडी कभी कभी हाइपर रिएक्ट करती है और अपने आप को ही डैमेज करने लगती है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए हम एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं। कंजेशन का मतलब होता है जैसे आँख है वो लाल हो गई है तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, कंजेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली कंजेशन को कम करने के लिए यूज़ होती हैं। तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है और इन्हें इसी वजह से कभी कभी एंटीबायोटिक्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी भी जब भी आप एंटी हिस्टामिनिक यूज़ करें, कभी कोई जहरीली चीज़ उसके लग जाए या जैसे अफारे की कंडीशन होती है। अफारे में क्या होता है, र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया जो है वो हिस्टामिन बनाने लगते हैं और र्यूमन से ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगता है वो हिस्टामिन। तो अफारे में भी हिस्टामिन को रिकमेंड किया जाता है, एंटी हिस्टामिन्स को रिकमेंड किया जाता है कि बाहर से उसे एनिमल को देना चाहिए प्रॉपर डोज में, जो भी इसकी डोज होती है। तो एग्जांपल क्या है इसके, जैसे कैंडिस्टिन है जिसमें क्लोरफेनरामिन मेलिएट होता है, एविल है फेनरामिन मेलिएट इसके अंदर रहता है, या डाइफेनाइड्रामिन है, या और भी इस तरीके के वो आते हैं। तो वो एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं। 8th क्लास कौन सी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की होती हैं। ये बेसिकली लाइफ सेविंग क्लास है ड्रग्स की, ये बहुत लाइफ सेविंग होती हैं और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। उसको यहाँ पे मतलब बताना पॉसिबल नहीं है, 1 घंटे की वीडियो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए कम होगी उसको समझाने के लिए। तो बेसिकली ये हार्मोन्स का सब्स्टिट्यूट है। जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी में होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है ना कि बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाता है और फ्लूइड डायनामिक्स जो होती है उसकी, प्लाज्मा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड को रेगुलेट करता है इमरजेंसी कंडीशंस में। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम कॉर्टिसोल को यूज़ करते हैं। जैसे बुखार है, बुखार में हम नेसाइड्स को यूज़ करेंगे कि टेम्परेचर डाउन आ जाए। लेकिन बुखार होता कब है, बुखार जब होता है जब बॉडी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी बनाने लगती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, तो बॉडी अंदर से मतलब इस तरीके से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर एक वक्त तक बढ़ेगा क्योंकि फीवर में आप खाना पीना या एनिमल खाना पीना कम कर देता है, तो जब उसे बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी तो टेम्परेचर को हाई लेवल तक बहुत टाइम तक नहीं रख सकता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद बॉडी का टेम्परेचर डाउन आने लगता है और फिर सब नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, जैसे अगर सेप्टिक ब्लड में फैल गया या उस वाली कंडीशन में। तो वो जो सब नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें ये लगता है, सब नॉर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर 97 आ रहा है, 98 आ रहा है, 96 हो गया है, तो वो जिसे कहते हैं कि जानवर ठंडा पड़ रहा है। तो ठंडे पड़ने वाली जो कंडीशन होती है उसमें कॉर्टिसोल या ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है और ये एनिमल की कभी कभी जान को बचा लेते हैं। लेकिन कभी भी इसकी ओवरडोज नहीं करनी चाहिए, मतलब ओवरडोज में नहीं इसे यूज़ करना चाहिए। जो इसकी डोज है प्रॉपर उसमें यूज़ करें तो ये मतलब अच्छा वर्क करते हैं। तो ये 8th क्लास है। इसमें क्या आते हैं, जैसे डेक्सोना, डेक्सामिथासोन, या आइसोफ्लूड आता है, आइसोफ्लूपरेडोन जिसमें होता है, या प्रेडनिसोलोन वगैरह, ये सब यूज़ होते हैं। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की क्लास है 8th। अब 9th क्लास क्या है कि 9th क्लास जो है वो हार्मोन्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है एनिमल का, वो हार्मोन्स गवर्न करते हैं और वो बहुत ही डेलिकेट पैटर्न होता है। जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न होता है डोमेस्टिक एनिमल्स का, उसे कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली 4 तरीके के हार्मोन होते हैं। एक तो GnRH होता है, एक FSH होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, एक एस्ट्रोजन होती है और PGF2 अल्फा होते हैं। तो ये 4-5 तरीके के हार्मोन्स हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली एनिमल्स के अंदर, और यही ब्रांड्स के तौर पे मार्केट में मिलते हैं। जैसे रिसेप्टाल है, गाइनारिच है, ल्यूटेलाइज है। तो ये वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या है, हार्मोन्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप इसके लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन वीडियो है मेरी जिसमें ईस्ट्रस साइकिल के बारे में बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें इन हार्मोन्स का डिटेल की क्लिनिकली कैसे यूज़ होते हैं ये बीमारियों को ठीक करने के लिए, और एनिमल के अंदर किस तरीके से इनका काम होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे ल्यूटेलाइज है जिसके अंदर डायनोप्रोस्ट होता है, ये रिसेप्टाल है जिसके अंदर ब्रुसेलिन होती है। तो ये एक हार्मोन्स की क्लास है जिसे हम दवाइयों की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। फिर आती है 10th क्लास है
इस ड्रग्स की, उसमें क्या आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है बेसिकली एनर्जेटिक्स, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है, एटीपी कहते हैं उसे। तो फॉस्फेट बहुत ज़रूरी है एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए। तो ये बॉडी को जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल बॉडी को या एनिमल की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर जैसे प्रोडक्शन में है एनिमल और वो टूट रहा है, या मान लो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो आप ग्लूकोज के साथ फॉस्फोरस के इंजेक्शन लगाते हैं तो एनिमल का रिस्पॉन्स जो होता है वो बढ़ जाता है। और कई सारी उसमें देखा गया है कंडीशन में कि फॉस्फोरस की वैसे भी एनिमल के अंदर डेफिशिएंसी रहती है। तो जब फॉस्फोरस के इंजेक्शन उसे लगातार दिए जाते हैं तो एनिमल उसमें अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। और ये कभी भी ना 1 या 2 इंजेक्शन से आपको कभी भी मतलब ऐसा फ़र्क नहीं दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा एनिमल डाउन है, आपने ये लगाया डीएनएस के साथ या आरएल के साथ फॉस्फोरस, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो तुरंत खड़ा हो जाएगा एनिमल। अगर बहुत कमज़ोर होगा और आप उसमें ये देते हैं तो वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए, प्रोडक्शन पे, एनिमल की हेल्थ पे देखने के लिए कम से कम हफ्ता या 10 दिन का इसका कोर्स किया जाता है पूरा। तो इसके ब्रांड्स क्या क्या आते हैं, जैसे टोनोफॉस है, इंजेक्टिफॉस है, इस टाइप के ये ब्रांड आपको मार्केट में मिलते हैं। 11th क्लास कौन सी होती है? वाइटामिन के इंजेक्शंस हैं। वाइटामिन क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं न्यूट्रिशन का। अगर न्यूट्रिशन में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो कई तरीके के डिजीज़ हो जाते हैं। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी से बीमारियां हो रही हैं तो फिर उन्हें हम उन विटामिन को हमें इंजेक्शन की फॉर्म में देना पड़ता है। उनके अगर दाने चारे में हम देते हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से ये विटामिन के इंजेक्शंस भी आते हैं, जिन्हें ताकत का इंजेक्शन भी कहा जाता है। 12th क्लास कौन सी होती है? इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी मैगट्स आते हैं। ये एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स होते हैं, जैसे क्रीम वगैरह जो होती है, या बीटाडीन है, या टॉपिक्योर स्प्रे है, तो ये कॉमन होते हैं। ये आपका जो ज़ख्म हो जाता है एनिमल के अंदर, उसकी हीलिंग में काम करते हैं। और ये तब अच्छा काम करते हैं जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि नसाइड्स होते हैं, अगर वो भी दें आप वुंड की हीलिंग में और इन्हें भी यूज़ करें तो वुंड की हीलिंग जल्दी होती है। जैसे टॉपिक्योर स्प्रे है, हाईमैक्स ऑइंटमेंट है, बीटाडीन है, ये सब एंटीसेप्टिक होते हैं। और 11th क्लास में विटामिन के जो एग्जांपल हैं वो न्यूरोबियोन, न्यूरोकाइंड या वाइटा की, इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो विटामिन्स में आती हैं। 14th क्लास होती है एंटी ब्लोट। कई बार अफारा हो जाता है, ये तो बिल्कुल ही लाइफ सेविंग ड्रग है, तो आपके फार्म में हमेशा होनी चाहिए। और ख़ासकर बफलो के केसेस में ये बहुत देखने को मिलता है कि अफारा कभी कभी टूटता भी नहीं है वो, और एनिमल की डेथ को कॉज कर देता है। गोट्स में भी ये कंडीशन काफ़ी देखी जाती है, क्योंकि अगर आपने कोई दाना खुला रह गया या दाने जहाँ पे आप कंसंट्रेट रखते हैं, दाना रखते हैं, वहाँ एनिमल पहुँच जाते हैं खुल के या किसी भी तरीके से, तो वो बहुत सारा ग्रेन को खा लेंगे। वो ग्रेन को खाने के बाद अफारा बनने लगता है। तो उस कंडीशन में आपके पास एंटी ब्लोट ड्रग्स होनी चाहिए। इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे टिम्पॉल पाउडर है, ब्लोटोसिल लिक्विड है। तो ये और भी कई तरीके के मार्केट में मिलते हैं, आप कोई भी लेके रख सकते हैं अपने यहाँ। 15th क्लास कौन सी होती है? इन ड्रग्स की। ये एक मेजर क्लास है। अच्छा, जो भी मैंने यहाँ पे क्लासेस बताई हैं, कैटेगरीज बताई हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि ये इनकी रैंक के हिसाब से नहीं है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे मैंने पहले पे बताया, और ये कम ज़रूरी है तो इसे 15 नंबर पे बताया। सभी आप एक ही मतलब साथ है, अगर जैसे बीमारी होगी उसी हिसाब से दवाई की ज़रूरत हो जाती है ना। अगर उसे एंटी ब्लोट की ज़रूरत है तो आपके फार्म में अगर एंटीबायोटिक रखी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरीके से इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह पे है, इनका नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। तो 15th क्लास जो है वो इंसेक्टिसाइड और एक्यारिसाइड्स की होती है। ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो होते हैं ना, जैसे लाइस है, टिक्स हैं, माइट्स हैं, तो इनको किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पानी में मिलाते हैं, उससे एनिमल को नहला देते हैं या एनिमल के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। तो ये वो वाले ड्रग्स होते हैं। इनकी टॉक्सिसिटीज़ बहुत कॉमन होती है, और अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, एनिमल के मुंह में चला जाता है, वो इसका पानी पी लेता है,